Hello everyone and welcome back to the journey to become a ultimate React.js developer। लास्ट वाले वीडियो के अंदर हमने Node.js को इंस्टॉल करके अपनी पहली React एप्लीकेशन बनाई थी और उसे सर्वर पर रन भी किया था और उसमें थोड़े से चेंजेस भी किए थे। और आज के इस वीडियो के अंदर हमने जो ऐप बनाई थी उसका पूरा का पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर समझेंगे। हमने जो ऐप बनाई थी उसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स थे, किस फोल्डर का क्या काम होता है, कौन सा फोल्डर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा है जो हमें छूना तक नहीं है और किसके अंदर हमें सबसे ज्यादा काम करना है। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट वाली वीडियो के अंदर वैसे तो हमने एक रिएक्ट ऐप बनाई थी, बट स्टिल इस वीडियो के अंदर मैं एक नई फ्रेश रिएक्ट एप्लीकेशन बनाने वाला हूँ। सबसे पहले फाइल एक्सप्लोरर के अंदर आपको जहां भी रिएक्ट ऐप बनानी है उस फोल्डर को ओपन कर लो। अगर मुझे अपनी ई ड्राइव के अंदर अपनी रिएक्ट ऐप बनानी है तो मैं यहाँ आ जाऊंगा एंड राइट क्लिक करूंगा यहाँ पर और ओपन इन टर्मिनल, और जैसे ही क्लिक करूंगा उस पर तो टर्मिनल ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आपको अपना कमांड लिखना है रिएक्ट ऐप बनाने के लिए। सबसे पहले npm यानी कि नोड पैकेज मैनेजर, उसके बाद क्रिएट कीवर्ड एंड देन हम वीट बिल्डर का यूज करने वाले हैं, बिल्ड टूल का यूज करने वाले हैं इस ऐप को बनाने के लिए। इसके लिए वीट@latest, और जैसे ही ये लिख के एंटर प्रेस करूंगा ये लोड होने लगेगा। एंड मेक श्योर आप जो सिस्टम यूज कर रहे हो उसमें इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तभी ये एप्लीकेशन आप बना पाओगे। और ये यहाँ पे मांग रहा है प्रोजेक्ट नेम, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ माई ऐप। एंड अब ये सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है एक फ्रेमवर्क, तो हम रिएक्ट को यूज करेंगे, इसलिए जो थर्ड ऑप्शन है इसे सिलेक्ट करेंगे और वेरिएंट में जावास्क्रिप्ट। दैट्स इट। और आपकी दूसरी सेकंड पे आपकी जो ऐप है वो बन चुकी है और यहाँ पर ये आपको बता भी देगा कि आपको नेक्स्ट कौन से कमांड रन कर रहे हैं। पहला जो है cd myApp, यानी कि आपकी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है उसमें जाने के लिए ये कमांड है। तो यहाँ पे अगर cd myApp लिखूंगा तो मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ जाऊंगा यहाँ पे। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सारे के सारे नोड के जो मॉड्यूल्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, डिपेंडेंसी है, उसको इंस्टॉल करना है। यहाँ पे जो दूसरा कमांड है उसकी मदद से आप सिंपली npm i भी लिख सकते हो। इसका ये शॉर्ट फॉर्म होता है इंस्टॉल का, npm i। और इससे क्या होगा कि आपके प्रोजेक्ट की सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएगी। अब ये डिपेंडेंसी क्या होती है वो सब आगे सीखने ही वाले हैं जब हम फोल्डर स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो अभी के लिए सिंपली npm i करके सारी की सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर लो एंड इट्स टेक अ टाइम। ओके, और यहाँ पर जो सारी डिपेंडेंसी है वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, कोड स्पेस डॉट ये वाला कमांड रन करना है। इससे क्या होगा, इससे कोड का मतलब है कि आपका जो VS कोड है उसे ओपन करना है। और किस फोल्डर को ओपन करना है, तो इस डॉट का मतलब है कि करंट जो पाथ है, यानी कि ये जो माई ऐप है उसको VS कोड में ओपन करो। सो कोड डॉट लिखोगे और जैसे ही एंटर प्रेस करोगे आपका VS कोड है वो ओपन हो जाएगा विद दिस ऐप जो हमने अभी अभी क्रिएट की थी। और यहाँ पे हमारी ऐप जो है VS कोड में खुल चुकी है। थोड़ी सी स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं और यहाँ पर आपको बहुत सारे फोल्डर्स दिखेंगे, बहुत सारी फाइल्स दिखेंगी। हर एक फोल्डर और फाइल का मतलब समझते हैं। सबसे पहले आपको दिखेगी नोड मॉड्यूल करके एक फोल्डर। अगर इसे ओपन करोगे तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। और अभी हमने जो npm i कमांड रन किया था ना, और उससे सारी की सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल की थी, और वो जो डिपेंडेंसी है वो इसके अंदर स्टोर हुई है सारी की सारी। अब देखो ये डिपेंडेंसी क्या है और ये नोड मॉड्यूल क्या करता है, इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। समझ लो कि आपको एक ऐप बनानी है जिसका काम होगा कि QR कोड जनरेट करना। यूजर वहां पे आएगा, अपना टेक्स्ट URL देगा और QR कोड जनरेट करेगा। अब देखो इसके लिए ना जीरो से कोड लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एक ऐसा कोड लिखो जो कि URL और टेक्स्ट ले और फिर QR कोड जनरेट करके दे। रिएक्ट के अंदर पहले से ही बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जिनका यूज करके हम QR कोड जनरेट कर सकते हैं। यानी कि किसी ने पहले से ही QR कोड जनरेट करने का कोड लिखा हुआ है, हमें बस उस कोड को अपनी जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर इंस्टॉल करना है और उस कोड को यूज करना है, उन फंक्शंस को यूज करना है। दैट्स इट। जैसे कि QR कोड जनरेट करने के लिए रिएक्ट के अंदर एक पहले से लाइब्रेरी है जिसका नाम है QR कोड रिएक्ट, और उस कोड को हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करने के लिए npm i react QR कोड, ये जो रिएक्ट QR कोड है वो लाइब्रेरी है, यानी कि ये कोड है जो पहले से ही किसी ने लिखा हुआ है QR कोड जनरेट करने के लिए। अब जैसे ही हम ये कमांड चलाएंगे ना तो एक फोल्डर होगा जिसके अंदर सारा का सारा वो कोड लिखा होगा।
जिसकी मदद से, जिसका यूज करके हम इजीली क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो कोड है, ये जो फोल्डर है जिसके अंदर ये सारी फाइल्स हैं, कोड पड़ा हुआ है, ये फोल्डर कहाँ जाएगा? तो नोड मॉड्यूल के अंदर। यानी कि ये रिएक्ट क्यूआर कोड एक डिपेंडेंसी है जिसे हम यूज कर रहे हैं, और वो कहाँ पे स्टोर होगी? तो नोड मॉड्यूल के अंदर। इसी तरह से आपने बूटस्ट्रैप का नाम सुना होगा, जिसकी मदद से हम स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हमें रिएक्ट के अंदर स्टाइलिंग अप्लाई करनी है यूजिंग बूटस्ट्रैप, तो हम क्या करेंगे? npm i bootstrap ये वाला कमांड रन करेंगे, और इससे क्या होगा? एक फोल्डर होगा जिसके अंदर सारे के सारी जावास्क्रिप्ट और CSS की फाइल होंगी बूटस्ट्रैप की, और ये वाला फोल्डर कहाँ पे स्टोर होगा? नोड मॉड्यूल के अंदर। यानी कि बूटस्ट्रैप एक डिपेंडेंसी है, और वो कहाँ पे स्टोर हो रही है? तो नोड मॉड्यूल के अंदर। तो इसका मतलब है कि इस नोड मॉड्यूल वाले फोल्डर के अंदर हमारी सारी की सारी डिपेंडेंसी रहेगी, और अगर फ्यूचर में कभी ये वाला फोल्डर चला जाए तो आप सिंपली npm इंस्टॉल लिखोगे तो ये वाला फोल्डर वापस आ जाएगा, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में जो कमांड रन किया था npm i, उसी तरह से। दैट्स इट। और यहाँ पर आपको दूसरा फोल्डर दिखेगा, पब्लिक फोल्डर। अब इसके अंदर वो सारी फाइल रहेगी जो कि स्टैटिक रहने वाली है। जैसे कि कुछ फाइल्स होती हैं जो कभी चेंज नहीं होगी, पहले से लास्ट तक ऐसी की ऐसी रहेगी। जैसे कि फेविकॉन आइकॉन, आप कभी भी कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो वहां पे एक आइकन आता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एप्पल की वेबसाइट खोलूं तो यहाँ पर आपको छोटा सा कोने में ये जो छोटा वाला एप्पल का आइकॉन दिख रहा है, इसे कहते हैं फेविकॉन आइकॉन। और वो जो होता है वो कभी नहीं बदलेगा, ऑब्वियसली हर पेज के अंदर वेबसाइट के किसी भी सेक्शन में जाओ वहीं रहेगा। यानी कि स्टैटिक फाइल जैसे कि लोगो हो गया, वो सब इस पब्लिक फोल्डर के अंदर रहेंगे, और पब्लिक फोल्डर के अंदर जो भी रहेगा उसे आप पब्लिकली एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि इस फोल्डर के अंदर वीट.svg है, ये वीट बिल्डर टूल का एक लोगो यहाँ पे है। तो यानी कि इस svg लोगो को मैं अपने ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर सकता हूं। यानी कि ये जो लोगो है इसे आप पब्लिकली एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि इस वाली ऐप को चलाते हैं, ऐप को चलाने के लिए क्या करेंगे? npm run dev इस कमांड को चलाएंगे, और जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा वैसे ही एक इस वाले पोर्ट के ऊपर, इस वाले लोकल होस्ट 5173 के ऊपर अपनी जो रिएक्ट है वो चल जाएगी। इसके ऊपर सिंपली कंट्रोल प्रेस करना है इस तरह से, और ये आपके ब्राउजर में ओपन हो जाएगी यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर ना, अगर मैं URL के बाद वो जो लोगो का नाम था वीट.svg अगर ये लिखूंगा और एंटर प्रेस करूंगा, तो ये देखो ये जो आइकन है जो कि हमने यहाँ देखा था, वो ब्राउजर के ऊपर, ब्राउजर थ्रू हम एक्सेस उसके ले सकते हैं। यानी कि पब्लिक फोल्डर के अंदर आप जो भी रखोगे वो सब स्टैटिक फाइल्स होंगी, कभी नहीं बदलेगी, एंड वो पब्लिकली भी एक्सेस की जा सकती है। यहाँ पे जो थर्ड फोल्डर है src, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोल्डर है। src फोल्डर यानी कि सोर्स फोल्डर, इसके अंदर आपका सारा का सारा कोड रहेगा, सारे के सारे कंपोनेंट्स रहेंगे, और हमें सबसे ज्यादा काम इसी वाले फोल्डर के ऊपर करना है। यानी कि हम अपना जो भी कोड लिखेंगे वो इसी फोल्डर के अंदर लिखेंगे, सारे के सारे कंपोनेंट इसके अंदर क्रिएट करेंगे, सारे के सारे असेट्स इसके अंदर रखेंगे, सारी की सारी स्टाइलिंग की फाइल भी इसके अंदर रहेगी। अब इसके अंदर पहले से आपको बहुत सारी फाइल्स दिख रही हैं, जैसे कि असेट्स फोल्डर के अंदर एक react.svg है। यानी कि हम सारे के सारे असेट्स इस फोल्डर के अंदर रखेंगे, और बाकी की जो फाइल्स दिख रही है ना, इसमें से दो फाइल अभी के लिए देखो, एक app.jsx और एक main.jsx। अब ये दोनों फाइल का काम क्या है? तो देखो ये जो main.jsx है ना, वो रेंडर कर रही है ऐप की फाइल को। यानी कि अगर आप ऐप फाइल के अंदर जाओगे ना, तो यहाँ पे बहुत सारा कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, और ये कौन सा कोड है? जो कि हमने ब्राउजर के ऊपर अभी अभी देखा था, ये वाला जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, आउटपुट। ये आउटपुट किस वाले कोड का है? इस वाले कोड का है। अगर यहाँ से मैं सब कुछ हटा दूं और RAFCE लिख के एंटर प्रेस करूं, बाय द वे ये स्निपेट है, RAFCE अगर आप लिखोगे और एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे क्या होगा? एक एरो फंक्शन बन जाएगा ऑटोमेटिकली, जो कि रिटर्न करेगा एक div को। इस सम को हम बाद में समझेंगे, अभी के लिए एक्सेप्ट करो। और यहाँ पे वो जो फंक्शन है वो एक्सपोर्ट हो जा रहा है। अगर इसे मैन्युअली लिखेंगे तो बहुत देर लगेगी, लेकिन सिंपली आप RAFCE यानी कि रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट, इसे लिखकर एंटर प्रेस करोगे तो ये पूरा का पूरा कोड लिख देगा। ये एक स्निपेट है। अगर आप में ये नहीं आ रहा है तो आप सिंपली ES7 ये जो एक्सटेंशन है इसे इंस्टॉल कर लो, ये वाला, और ये वाला एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद आपका भी ये स्निपेट वर्क करने लगेगा। सो अभी के लिए इसे बंद कर देते हैं। और यहाँ पे अगर मैं हेलो वर्ल्ड लिखूं
तो अपना जो ब्राउजर है यहाँ पे भी हेलो वर्ल्ड आ जाएगा, यानी कि हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे दिखेगा यहाँ पर। लेकिन ये दिख कैसे रहा है, देखो ध्यान से सुनो। ये ऐप फाइल है, ये क्या कर रहा है, ये एक एरो फंक्शन चला रहा है जो रिटर्न क्या कर रहा है, एक डिव जिसके अंदर एक हेलो वर्ल्ड का छोटा सा कोड लिखा है। और इस लाइन ने क्या किया, इस वाले फंक्शन को एक्सपोर्ट कर दिया। ओके, और main.jsx के अंदर इस ऐप वाले फंक्शन को हमने इंपोर्ट किया यहां से app.jsx से हमने ऐप वाले जो फंक्शन है उसे इंपोर्ट किया। अगर यहाँ पर आप ऐप के ऊपर कंट्रोल प्रेस करोगे ना तो ये वाला जो फंक्शन है वो ओपन हो जाएगा। यानी कि इस फंक्शन को हम इस फाइल के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं और इससे रेंडर करवा रहे हैं। कहाँ पे, तो ध्यान से अगर देखोगे ना तो एक रूट वाला आईडी है, उसके अंदर हम इसे रेंडर करवा रहे हैं। सिंपली देखोगे तो यहाँ पर नीचे आपको एक index.html फाइल दिखेगी, इसके अंदर आपको ये रूट वाला आईडी का डिव रूट वाली आईडी का डिव आपको दिख जाएगा। यानी कि आप जो कोड यहाँ पे लिखोगे वो यहाँ पे जाएगा और ये क्या करेगा, रूट के अंदर इसे रेंडर करवाएगा जो कि यहाँ पर चला जाएगा और ये वाली फाइल को हम यहाँ पर देख पाएंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे index.html में हमें ये टाइटल दिख रहा है, यहाँ हटा के मैं अगर मेरा नाम लिख दूं तो मुझे यहाँ पर टाइटल में अपना नाम दिख जाएगा। दैट्स इट। यानी कि ऐप के अंदर आप जो कोड लिखोगे वो main.jsx में जाएगा और main.jsx के अंदर वो रेंडर करवाएगा ऐप को, जो कि यहाँ से आप ब्राउजर में देख पाओगे। दैट्स इट। तो ये काम है। और आपको यहाँ पे दो एक्स्ट्रा फाइल्स दिख रही होंगी जो कि है एक app.css और index.css। ये कुछ भी नहीं है, ये स्टाइलिंग है, बेसिक स्टाइलिंग। और आप हटा दोगे इन दोनों को तो अगर आप ब्राउजर को ओपन करोगे फिर से तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ब्लैंक एकदम। जो फ्रेश आप HTML फाइल चलाते हो वैसी एक फ्रेश फाइल दिख जाएगी। दैट्स इट। सो ये SRC फोल्डर का काम है, ये हमारा सारा का सारा कोड लिखेगा। और डोंट वरी, अगर आपको अभी तक कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, अभी के लिए एक्सेप्ट करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगा। और यहाँ पर एक फाइल है git ignore करके, इसका काम क्या है, अगर आप इस प्रोजेक्ट को गिट के ऊपर पुश कर रहे हो इस कोड को, तो ये git ignore फाइल क्या करेगी कि कौन कौन सी फाइल को इग्नोर करना है। जैसे कि ये नोड मॉड्यूल को पुश करने की जरूरत नहीं है, वरना हमारा कोड तो बहुत हैवी हो जाएगा, हमारी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है वो बहुत ही हाई वेट हो जाएगी, बहुत ही उसकी साइज बहुत ही बढ़ जाएगी। सो किस फाइल को इग्नोर करना है ये गिट इग्नोर बताएगा। और एंड दैट्स इट। यहाँ पे ज्यादा कुछ और चीजें देखने की जरूरत नहीं है, इतनी ही चीजें हैं जो ज्यादातर यूज में आएंगी, इतनी भी नहीं, इसमें से भी बहुत कम चीजें हमारी यूज में आएंगी। सो दैट्स इट। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट बनाते कैसे हैं, एंड एक बेसिक वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे यूजिंग React.js। सो लेट्स रैप द वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।